अब चैन जेनी से कहने लगता है कि अगर जेनी सच में मुझसे मिलना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, क्या तुम प्लीज़ मेरे मैसेज उस तक पहुंचा दोगे। उसे कहना कि मैंने जो जो किया है मुझे उसके लिए रिग्रेट है, मैं सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उससे ही पसंद करता हूँ। अगर वो चाहेगी तो फिर मैं मरने तक उसे सॉरी बोलता रहूँगा और साथ ही साथ हमेशा उसके लिए इंतज़ार करूँगा। और ये भी कहना कि मुझे उसके मोटापा, उसके फैट से कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे बस उसकी आवाज़ और उसके दिल के बारे में फ़िक्र है। यहाँ पे शन को पता होता है कि उसकी कैसे कार एक्सीडेंट हुई थी और कैसे उसके बाद उसने खुद को चेंज करने का ठान लिया था। और जेन को ये भी कंफर्म पता होता है कि यही लड़की असल में उसकी जेनी है। और इन कन्वर्सेशन चलती हुई वहाँ पे तुरंत ही शीन आ जाती है और आके जेनी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी सारी चीज़ छीन ली मुझसे, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, ना ही कोई काम के लिए मुझे ऑफ़र कर रहा है, ना ही कोई मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है। तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ी हूँ। जाके जेनी से कह दो कि मैं उसके बातों पर बिल्कुल नहीं आऊँगी। और इस बातों के साथ साथ वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वहाँ पे चैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब शीन चैन से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं है, क्या मेरी इस सारी चीज़ों के लिए तुम्हें मुझ पे बुरा नहीं लग रहा है। जहाँ पे चैन कहने लगता है कि तुम्हारी हरकतों पर मुझे बुरा क्यों ही लगेगा, तुमने किसी की आइडेंटिटी छुपाई है, तुमने किसी को साथ में बुली भी किया है, तुमने मुझे इतना हद तक झूठ कहा है कि कोई अपने आप में ही खुद पे डाउट कर रहा है। मैं तुम्हारी जैसे लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद चैन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। शीन कई बार उसे समझाने का कोशिश तो करता है पर यहाँ पे चैन बिल्कुल भी नहीं समझता। इसके बाद चैन फिर से जेनी से बात करने लग जाता है और उनकी सारी बातें वो चुपके से सुन रही होती है शीन। और वो मनी मन सोचने लग जाती है कि आखिर चैन को ये लड़की तो पसंद नहीं आ गई। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद खुराफाती कुछ काम करने के लिए कह देता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जेनी अपनी बालकनी में बैठकर गिटार बजा रही होती है, जहाँ पे उसका डैड आके उसे कहता है कि चैन तुम्हारे लिए नीचे इंतज़ार कर रहा है, क्या तुम चाहते हो मैं उसे भेज दूँ। जहाँ पे जेनी हाँ कर देती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसका डैड फिर से ऊपर आ जाता है और जेनी से कहने लगता है, तुम्हारी बातों पर मैंने उसे भेज तो दिया पर क्यों पता नहीं, जाते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था, शायद सीरियसली उसे कुछ हो गया हो। जेनी यहाँ पे अपने डैड को कहती है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कुछ भी हो जाए, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका डैड उसे आराम करते हुए छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद से तो जेनी एकदम सोच में पड़ जाती है। वो रात को सोने भी जाती है पर उसे नींद ही नहीं आती। इसके बाद वो असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर चैन को कुछ तो हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। थोड़ी देर में हम देखते जेनी उस तक पहुँच गया होता है, जहाँ पे जेनी को देख के चैन नाटक करने लगता है और ये कॉल और कोई नहीं बल्कि चैन की असिस्टेंट ने किया होता है। वो अब जेनी को बताने लगता है कि पता नहीं बॉस को क्या ही हो गया है, बहुत सीरियस कंडीशन है। थोड़ी देर में जेनी को पता लग जाता है कि चैन यहाँ पे नाटक कर रहा है, तो फिर वो उसे कहता है यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था। उसके बाद वो उसे जाने लगता है पर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तो जेनी की आवाज़ सुन के रोज़ सोया करता था, तुम तो उसकी फ्रेंड हो ना, तो शायद मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी सो पाऊँ, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए कुछ गाओगे। यहाँ पे जेनी को बिल्कुल भी नहीं गाना था पर ना चाहते हुए भी गाना पड़ा जिससे कि अच्छे से सो पाए। उसके बाद जेनी गाना गाना शुरू कर देती है जिससे कि मिस्टर चैन बहुत ही आराम से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब वो उठते हैं नींद से, तब वो जेनी को आसपास नहीं देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन एक कॉन्फ्रेंस में आया होता है, जहाँ पे शीन भी होती है रिपोर्टर्स के साथ और वो चैन को देख के जल्दी से उसके पास चले जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे जेनी भी आ जाती है, तो सारे लोग जेनी को ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे अनाउंस होने लग जाता है और वहाँ पे एक रेड ड्रेस पहनी हुई लेडी आती है अच्छन को और साथ में जेनी को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है, एक तो बिजनेस के लिए, दूसरा अवार्ड के लिए। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे शीन आ जाती है और सबके सामने कहने लगती है कि उसके पास प्रूफ है कि ये सारे गाने विटी ने नहीं लिखा है बल्कि जेनी ने लिखा है और यहाँ पे विटी सबको फेक आइडेंटिटी बता रहा है। इसके बाद एक एक करके वो सारे पेपर्स फेंक देते हैं, जिससे सारे लोगों को सारी सच्चाई पता लगती है कि असल में ये सारे गाने जेनी ने लिखा है। उसके बाद वो चैन को कहने लगता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया है ना। तो चैन भी बहुत कूल
तरीके से जवाब देता है कि इसे मैं क्या करूं। तो शीन एकदम से बौखला जाती है, कहने लगती है ये सारी चीज़ जब मेरे साथ हुआ तब तुम तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो तुम अभी बेटी के साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो? और ऊपर से क्या तुम्हें पता है बेटी और जेनी का फादर का अफेयर चल रहा है? ये सारी बातें सुन के तो आसपास के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं। उतनी देर में वहाँ पे जेनी का फादर आ जाता है और वह आगे कहने लगते हैं कि वो मेरी बेटी है। पर शीन और भी भला बुरा कहने लग जाता है उसके फादर को। तो शीन उस रेड ड्रेस पहने वाली औरत को कहने लग जाती है कि आपको तो मुझ पे भरोसा है ना। तो वो रेड ड्रेस वाली औरत कहने लग जाती है कि तुम सच्चाई तो बताओ ही मत, मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो और तुम क्या क्या कर सकती हो, और ऐसे भी मैं उस बेटी की मॉम हूँ। तो वो एक एक करके सच्चाई बताने लगती है कि बहुत दिन पहले ही मेरा बेटी के पापा के साथ डिवोर्स हो गया था, पर मैं मेरी बेटी को पहचान नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकती। तो वो सब कुछ बता देती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक साथ डिनर कर रहे थे, जहाँ पे चेन आके जेनी को मनाने लगता है, पर यहाँ पे तभी भी जेनी नहीं मानती। ऐसे ही करके वो हर जगह जेनी के पीछा करता है और साथ ही साथ उसे मनाने की भी कोशिश करता है। पर एक दिन जेनी को पता लगता है कि उसके डैड की कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इस सब के पीछे चैन है। उसने उसके डैड की कंपनी में बहुत ज़्यादा मदद किया है। यहाँ पे अब उसके डैड और मम दोनों ही उसे समझाने लगते हैं। वो लोग समझाने लगते हैं कि चैन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर अब बिल्कुल बदल चुका है और वो खुद को और भी ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसे एक बार मौका तो देना ही चाहिए। ये सारी बातें सुन के जेनी कन्विंस्ड हो चुकी थी और इसके बाद वो चैन के घर चले जाता है और उसके घर जाने के बाद उसे हग कर लेती है, साथ ही साथ उसे सॉरी भी कहता है। यहाँ पे चैन भी उसकी सारी बातें बता देती है जेनी को और माफ़ी मांगने लग जाता है। और वह ये भी कहने लग जाता है भले ही तुम पहले फैट थी पर कभी भी मैंने तुम्हें अगली नहीं कहा। इसके साथ साथ वो अपने लव को भी कन्फेस कर देता है और उस दिन मैंने जो भी सारी बातें तुमसे कही थी वो सारी गुस्से में निकल गई थी मेरे मुंह से। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनी तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और वो चैन से कहने लगती है ठीक है अब ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैं 3 महीना पहले तुम्हें टेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि तुम्हें डाइवोर्स देना है या फिर नहीं। और इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हैं। और इसी के साथ साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही हैप्पीली एंड हो जाती है। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय। हे व्यूअर्स, आज के चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम शिन को देखते हैं जो एक स्टेज में बहुत ही सुरीली तरीके से गाना गा रही थी। इसके तुरंत बाद हम बैक स्टेज में जेनी को गाना गाते हुए देखते हैं और यहाँ पे जेनी जो है वो शिन के लिए गाना गाती है और शिन तो बस उसके आवाज़ों पर लिप सिंक करती है। इसके बाद जेनी अपने बारे में हमें बताती है। जेनी कहती है कि मुझे गाना गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कभी भी स्टेज पर गाने नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ही चबी चबी सा एकदम फैट और साथ ही साथ अगली भी है। इस वजह से लोग उसे पसंद कभी भी नहीं किए, इसलिए वो ऐसा बैक स्टेज सिंगर गाना गाती है जिससे कि सारे लोग उसकी गाना पसंद करें। इसके बाद हम चेन के बारे में जानते हैं और चेन जो होता है वो है इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन का बेटा और चेन अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये मेरा हस्बैंड भी है। और शिन के गाना एज अ ऑडियंस चेन भी सुन रहा था। शिन की गाना ख़त्म होने के बाद चेन उसके लिए बुके लेके आता है एक फ्लावर का, क्योंकि उसे शिन का गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर यहाँ पे चेन को पता नहीं होता है कि ये असल में शिन की गला नहीं है, बदले में ये तो जेनी की आवाज़ है। जब चेन शिन को बुके दे रहा था तब आसपास के यहाँ पे आए हुए सारे लोग उनको चीयर करने लगते कि उसे शादी करने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग जेनी का मजाक भी उड़ा रहे थे कि तुम्हारी बीबी बहुत ही ज़्यादा मोटी है और ऊपर से उसके डैड की कंपनी भी बैंकरप्ट हो गया है, तो अच्छा यही होगा कि तुम उसे डाइवोर्स देके शिन के साथ शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है उसे डाइवोर्स देने का। पर यहाँ पे चैन कुछ भी नहीं कहता, पर अंदर तो जेनी ये सारी चीज़ें सुन रही होती है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बाहर आके उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उस लड़के को बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है वो। तो शिन जो यहाँ पे है वो चेन को कहने लगता है कि अपनी बीवी को बोले उसे छोड़ दे, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शिन की बातें सुन के
तो इसकी बातें सुन के chen भी जेनी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और ये सारी बातें सुन के तो जेनी काफ़ी ज़्यादा मायूस और उदास हो जाती है और साथ ही साथ रोने भी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं chen और शीन कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शीन chen से कहती है कि अब तो समय हो गया है, अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तुम उसे डाइवोर्स दे दो। और कार के बाहर से ये सारी बात जेनी भी सुन रही थी। chen शीन को कहता है कि मैं अभी जेनी को नहीं छोड़ सकता हूँ, उसके फैमिली की कंडीशन अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल नहीं है। और ऐसे भी हम दोनों की शादी इसी कारण से हुई थी, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को सपोर्ट कर पाए, तो मैं उससे अभी डिवोर्स नहीं ले सकता। इस सारी चीज़ों में जेनी की बिल्कुल भी हाथ नहीं है और वो गुनहगार भी नहीं है, तो बेफालतू मैं उसे कोई सज़ा भी नहीं दे सकता। ये बात सुन के जेनी थोड़ी सी मुस्कुराती है। उसके बाद वो कार के बैक सीट में उन दोनों के साथ बैठने लगती है, जहाँ पे शीन तो बीच में एकदम चिपक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जेनी थोड़ा सा फैटी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुँच गए थे और शीन और chen अकेले में कुछ बात कर रहे थे, जो दरवाजे के बाहर से जेनी भी सुन रही होती है, जहाँ पे शीन chen से कह रही थी कि आखिरकार हम दोनों साथ कब होंगे। और बाहर खड़ी हुई जेनी भी ये सब सुन के वो खुद पे डाउट करने लगती है और कहने लगती है कि मैं इतनी अगली हो गया, जो chen कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता। वो काफ़ी मायूस और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर अब chen कहने लगती है शीन को। chen कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक जेनी के फैमिली की क्राइसिस ठीक ना हो जाती मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, तब तक मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। एक बार वो और उसकी फैमिली की क्राइसिस सब कुछ ठीक हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद शीन chen को हक करने लगती है और उससे पूछती है क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, जहाँ पे सिंपली chen मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि ऑफिशियली अभी भी मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा रुकना बहुत ही गलत होगा। और इसके बाद शीन मनी मन थोड़ी बहुत नाराज़ भी होती है और मनी मन सोचने लगती है कि वो सिंगिंग वाली बात, मतलब उसकी नकली सिंगर होने की बात शीन chen से छुपा नहीं होगा कैसे भी करके। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे chen को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, तो वो अपना असिस्टेंट को बुलाता है और स्लीपिंग पिल्स लाने के लिए कहता है। पर यहाँ पे असिस्टेंट उनको समझाने लग जाता है कि सर, स्लीपिंग पिल्स आपकी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है और इससे आपकी जान को भी खतरा आ सकता है बाद में। इसके बाद chen असिस्टेंट को वो टेप रिकॉर्डर लाने बोलता है, जहाँ पे एक लड़की की आवाज़ रिकॉर्ड होती है और उस रिकॉर्ड को सुन के वो सो जाता है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे chen बहुत सालों पहले एक लड़की से बात कर रहा था, उनके मैसेज में बात हो रही थी और साथ ही साथ chen उसे अपने सोने वाला प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है। उसके बाद मैसेज में रही वो लड़की उसे एक रिकॉर्डिंग भेजती है और तब से chen उसी आवाज़ को सुन के बहुत अच्छे से सो पाता है। यहाँ पे हम रियल टाइम पे प्रेजेंट में आ जाते हैं और अगले दिन सुबह का सीन दिखाता है, जहाँ पे जेनी और chen डाइनिंग टेबल में बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जेनी उसे खाने से मना कर देती है। तो chen कहता है कि मेरे सामने नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना मर्जी तुम उतना खा सकती हो। इसके बाद chen जेनी को घर को क्लीन करने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं बिज़नेस के लिए। तो जेनी बहुत ही पोलाइटली पूछने लगता है chen से, क्या तुम मुझे लेके अपने दोस्तों के सामने एम्बेरेस फील नहीं करते हो? जहाँ पे chen कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम खामखाई अपनी बॉडी को लेकर स्ट्रेस आउट होती हो। मैं पहले ही तुम्हें कह देता हूँ कि हमारी शादी म्यूचुअल हुई थी, दोनों के हेल्प करने के लिए, तो फिर तुम्हें इस सब बारे में ये इतना कुछ सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जेनी कुछ बोलने वाली होती है, पर यहाँ पे chen पहले ही कह देता है, एक बार तुम्हारा क्राइसिस ठीक हो जाए और तुम्हारी फैमिली भी स्टेबल हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूँगा। तो इस बातों से जेनी बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, जहाँ पे chen कहने लगता है कि हमारी शादी बिजनेस के लिए ही हुआ था और ऐसे भी हम दोनों के अंदर कोई रिश्ता भी तो नहीं है ना, तो हमें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और इसी टाइम हमें एक और पास दिखाया जाता है, जो है जेनी का, और वो एक लड़की से बात कर रही थी, वो भी मैसेज में। और ये वही मैसेज थी जहाँ पे chen अपने सोने की प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी।
और जेनी को ये पता होता है कि ये लड़का चैन ही है। उसके बाद हम रियल टाइम में फिर से आ जाते हैं, जहाँ पे जेनी सोचने लगती है कि क्या चैन को अभी तक ये बातों के बारे में पता है। तुरंत ही थोड़ी देर में यहाँ पे शिन और उसके बाकी दोस्त लोग आ जाते हैं, जहाँ पे उसके एक दोस्त कहता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है चैन। यहाँ पे चैन कुछ भी नहीं करता और वो जेनी को कह देता है अंदर जाके फ्रूट्स लाने के लिए। वो फ्रूट्स लेने के लिए चली जाती है, तब वो लड़का फिर से उसे दिखा के बोलने लगता है, क्या तुम इस मोटी औरत के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो। यहाँ पे चैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसे रिस्पेक्ट से बात करो। जहाँ पे उसका दोस्त कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ चैन ये भी कहता है कि उसकी फैमिली की अभी क्राइसिस चल रही है, अगर उसकी फैमिली की ये क्राइसिस ठीक हो जाएगा इसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूँगी। और दूसरी तरफ जेनी किचन में खुशी खुशी वाटरमेलन काट रही थी, जहाँ पे थोड़ी देर में चैन आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आज मिसेस लू आने वाली हैं। उनके हस्बैंड के साथ उनकी बहुत ही अच्छी रिश्ता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनसे मिलो और हमारे अच्छे रिलेशन के बारे में बताओ। इसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। चैन के जाने के बाद वापस शीन आ जाती है और जेनी से कहने लगती है और जेनी को नीचा दिखाने लग जाती है। वो कहती है कि लगता है तुम्हें खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। तो जेनी भी जवाब देती है कि तुम भूलो मत, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। तो शिन भी कहने लगती है, क्या तुमने कभी खुद की शक्ल को आईने में देखा है, तुम में और एक पिग में कोई भी फ़र्क नहीं है, तुम दोनों के दोनों ही अगले और मोटे हो। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ, अगर तुम सारी बातें जिनको बता देती है तो वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अच्छी आवाज़ है इसलिए वो तुम्हें पसंद करेगा, तुम गलत फहमी में हो। यहाँ पे जेनी कुछ भी नहीं कह पाती है। उसके बाद वो ऐसे चली जाती है। दूसरे सीन में हम मिसेस लू को देखते हैं जो चैन के साथ बात कर रही थी और हम देखते हैं कि जेनी किचन से भागती हुई आती है यहाँ पे, जहाँ पे मिसेस लू और चैन बात कर रहे थे और वो गलती से उनके सामने गिर जाती हैं। ये देख के मिसेस लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो ऐसे गुस्से में चली भी जाती है और चैन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख के। चैन का इतना गुस्सा देख के सारे दोस्त वहाँ से उसके चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अब तो चैन बिल्कुल फायर में आ गया था और जेनी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो कहने लगता है कि क्या तुम कभी भी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में था और जेनी को डांटे ही जा रहा था। जेनी भी काफ़ी उदास हो गई थी। इसके बाद उसे वो जाने के लिए कहता है तो जेनी भी वहाँ से चली जाती है। तुरंत ही वहाँ पे शिन आ जाती है और चैन से बात करने लग जाती है। शिन यहाँ पे खुद को अच्छा बताने के लिए बताने लग जाती है कि जेनी जानबूझकर यहाँ पे नहीं गिरी है। चैन अभी भी गुस्से में होता है तो वो चैन से कहने लगता है, अगर मुझे इस सब के बारे में पहले पता होता तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करता। और ये बातें जेनी सुन लेती है। वो काफ़ी उदास हो जाती है और चैन से पूछने लग जाती है, क्या तुम जो बातें कर रही हो क्या ये सच है। फिर भी चैन यहाँ पे उल्टा सीधा बोल ही जा रहा था। वो कहता है कि तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट है। अगर मेरे हाथ में तुमसे शादी करना ना लिखा होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। ये सारी बातें सुन के बेचारी जेनी वहाँ से तुरंत ही बाहर आ जाती है और खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगती है, ओवर थिंक करने लगती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि चैन मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। और वो ये सब सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तुरंत ही वहाँ पे जेनी के डैड की कॉल आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे साथ चैन का ऐसा क्या हुआ जिस कारण से वो हमारे घर डाइवोर्स पेपर भेजा है। ये सुन के तो जेनी और भी ज़्यादा रोने लगती है। इतने में ही वहाँ पे एक कार के साथ जेनी की टक्कर हो जाती है और दूसरे सीन में हम जेनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा ठीक तो होती है पर उसके लिए उसका डैड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। इस बार सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जेनी खुद पे ठान लेती है कि इस बार वो वेट लूज़ करके ही रहेगी और साथ ही साथ वो एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी बन के दिखाएगी। यहाँ से ही शुरू होती है जेनी की वेट लूज़ करने की जर्नी, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, डाइट भी। वो बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाती है जिससे कि वो उसका वेट लूज़ कर पाए। और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही जाते हैं जहाँ पे जेनी एकदम पतली सी बन गई थी और बहुत ब्यूटीफुल भी। ये देख के उसके पापा भी काफ़ी खुश होती है पर हमें अभी तक जेनी की फेस नहीं दिखाया जाता। दूसरे सीन में हम एक
अगले सीन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते जहाँ पे शिन चैन से कहते हैं, आज तो तुम हमारे शादी के बाद सबके सामने अनाउंस कर ही सकते हो। और इसके चलते हुए वहाँ पे तुरंत ही जेनी आ जाती है और आने के साथ साथ कहने लगती है कि लगता है तुमने मुझे डिवोर्स दिया है, पर इस बारे में तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। यहाँ पे आए हुए सारे रिपोर्टर्स जेनी को ही नोटिस करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्लिम भी थी। तुरंत ही सारे रिपोर्टर्स उस लड़की के पास मतलब जेनी के पास चले जाते हैं और उसके आइडेंटिटी पूछने लगते हैं, पर सबको इग्नोर करके जेनी सीधे के सीधे मिस्टर चैन और शिन के पास चली जाती है और वहाँ जाने के बाद सबके सामने शिन की सारी असलियत बता देती है। वो बताने लगती है शिन की सिंगिंग के बारे में और कहती है कि ये कोई सिंगर है ही नहीं। तो शिन भी इसको डिफेंड करते हुए कहती है, तुम्हारे पास कौन सी प्रूफ है जिससे तुम कह रहे हो मैं एक सिंगर नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे जेनी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, क्यों ना तुम सबके सामने गाना ही सुना दो एक। तो शिन बचने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी बात आखिर सुनो ही क्यों। तो यहाँ पे जेनी भी कहने लगती है, ठीक है मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने फैंस के लिए तो सुना दो, और अगर फैंस के लिए भी नहीं तो कम से कम मिस्टर चैन के लिए तो गाना गा दो। जहाँ पे मिस्टर चैन भी उसे रिक्वेस्ट करते हैं, तुमने लास्ट 1 साल से मेरे लिए गाना ही नहीं गाया, तो क्यों ना तुम मेरे लिए आज एक गाना सुना ही दो। तो इसकी बातों पे शीन बहाना मारने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना मेरे गले में एक इन्फेक्शन हुआ है जिस कारण से मैं सबके सामने गाना नहीं गा सकती। यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करता है चैन थोड़ा सा गाना गाने के लिए, जहाँ पे शीन बारंबार बहाना ही मारी जा रही थी। तो इसके अंदर जेनी बोल पड़ती है कि तुमसे अब गाया नहीं जा रहा है तो इमोशनली सबको ब्लैकमेल करना चाहते हो। हाँ, अब मिस्टर चैन जेनी को बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि इसने कभी गाना ही ना गाया हो। जहाँ पे जेनी मिस्टर चैन को भी कहने लगते हैं, एक बार इसे गाने के लिए तो कहो, उसके बाद ही असलियत सबको पता लग जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर चैन अब चिल्ला देते हैं शिन के ऊपर और कहते हैं चिल्ला के कि गाना गाओ। और सामने खड़ी हुई सारे रिपोर्टर्स भी अपने न्यूज़ के लिए उसे गाना गाने के लिए कहती है। दांत खा के शिन जब गाना शुरू करती है तब उसकी बेसुरी आवाज़ से सबकी कान जैसे फटी जाती है। ये सुन के तो मानो मिस्टर चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पे शिन बहाने पे बहाना मारी जा रही थी कि देखो मेरी गले की आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे अब जेनी कहने लगते हैं, क्यों ना इस बार तुम सच्चाई बता ही दो कि आखिर तुम्हारे पीछे गा कौन रही थी आज तक। यहाँ पे शीन अभी भी बहाने पे बहाने मारे जा रही थी और मिस्टर चैन को लेके ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी, पर मिस्टर चैन अब गुस्सा हो गए थे और उससे सारी सच सुनने के लिए मांग रहे थे। अब जेनी सच्चाई बताने लगती है कि इसके पीछे जो गाना गा रही थी आज तक वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी चैन को समझ में नहीं आता कि जेनी ये सब क्यों कह रही है। तो शिन कहने लगती है कि और वो भी बहुत गुस्से के साथ वो बोलने लगती है कि इसकी डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए मेरे पीछे गाने के लिए मैंने इसे पैसे दिए हैं। पर तुम यकीन मानो मेरी आवाज़ ऐसी ही है, बस अभी गले के इन्फेक्शन के कारण मैं गा नहीं पा रही हूँ। बातें सुनने के बाद तो चैन एकदम गुस्सा हो जाता है और सारे रिपोर्टर्स भी इसके बारे में बहुत ही उल्टे सीधे बोलने लगते हैं। सीन बार बार समझाने की कोशिश करी जा रही थी मिस्टर चैन को, पर यहाँ पे वो तो कुछ सुनता ही नहीं और नीचे उतर के जेनी के पास चले जाते हैं। यहाँ पे शीन बार बार मिस्टर चैन को कहने लगती है कि इस औरत पर भरोसा मत करो, ये झूठ कह रही है। इस बार इतने ड्रामा होने के बाद भी यहाँ पे अभी तक किसी को समझ में आया ही नहीं था कि यही लड़की असल में जेनी है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्लिम और ब्यूटीफुल जो लग रही थी कि कोई इसे पहचान तक नहीं पाया, इवन मिस्टर चैन तक भी। तो मिस्टर चैन जेनी से पूछने लग जाता है कि तुम्हें इतने सब के बारे में कैसे पता है और तुम कौन हो। अब जेनी कहना शुरू करती है, मिस्टर चैन अब तो अपना शक्ल सबको दिखाई दीजिए असली वाली, और अपना रंग भी, कि तुम्हें कभी भी जेनी पसंद ही नहीं थी और हमेशा तुमने कभी भी उसे अपनी वाइफ माना ही नहीं वाइफ जैसे उसको अपने घर में रखा है। तुम डाइवर्स तो तुम दोनों का होना ही था, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम यहाँ पे उसे ही डाइवर्स देना चाहते हो। अब बीच में शीन बोलने लगती है कि लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही हो, सिक्योरिटी तुम्हें जल्दी यहाँ से लेके जाएंगे।
जेनी कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ बकवास लग रही है। ठीक है, मैं प्रूफ देती हूँ, और मेरे सेल फ़ोन में सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है कि जेनी तुम्हारे पीछे बैक स्टेज में गाना गाती थी। साथ ही साथ मेरे पास वो पेपर्स भी है जिसमें जेनी तुम्हारे लिए गाया हुआ गाना भी लिखा है, और वो सारे गाना तुमने बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं। यहाँ पे चन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ठीक है चलो उसकी आवाज़ नहीं है, कम से कम वो गाना तो यही लिखती थी। वो एकदम शीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते, जहाँ पे शीन बार बार उनको काम डाउन करने की कोशिश करती और कहती है इनके ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये एक नंबर की झूठी औरत है, और साथ ही साथ तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते थे। ये सुनने के बाद ही सारे रिपोर्टर्स उस बेचारी जेनी के बारे में बात करने लगते, और वो लोग कहने लगते कि उस बेचारी ने क्या क्या नहीं सहा है, और उस बेचारी जेनी अभी तक अपने हस्बैंड के लवर के लिए गाना गा रही थी। बेचारी कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड थी और भोली भी थी, और ये सारे इंसान उसके साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं। अब चैन बोलने लगता है कि आप लोग ऐसे बातें बनाना और रूमर्स फैलाना बंद करिए, मैंने कभी भी उसे मिसट्रीट नहीं किया है। अब जेनी चैन को कहने लग जाती है कि तुम तो अपने मुंह बंद ही रखो, जहाँ पे शीन कहने लग जाती है मिस्टर चैन को कि वो तो कितनी मोटी थी, तुम्हें सच में तो वो कभी भी नहीं पसंद थी। पहले तो चैन जेनी के ऊपर चिल्लाता है कि तुम अपना सामान संभाल कर बात करो। उसके बाद वो शीन को कहने लगता है कि तुम्हें किसने बोला मुझे मेरी वाइफ पसंद नहीं थी, मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। हम दोनों की शादी एक बिजनेस के थ्रू हुई थी, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, और मुझे उसकी मोटापा या फिर वो कैसे दिखती है ये कभी भी मुझे भाया ही नहीं है, मुझे इस सबसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके बाद चैन जेनी से पूछने लग जाती है कि असल में जेनी कहाँ है, मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिला ही नहीं है। लास्ट टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जहाँ पे मैं उसे एक पिग बुला दिया था, इस वजह से शायद वो अभी भी मुझसे नाराज़ है। जब मैं डिवोर्स पेपर पे उसके घर लेके गई थी तब भी वो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे मनी मन जेनी सोचने लग जाती है उस टाइम पे मैं क्यों ही मिलूँगी, क्योंकि तुम लोगों की बदतमीज़ी की वजह से मैं उस टाइम पे बेड में लेटी हुई थी। यहाँ पे छन फिर से कुछ बोलने ही वाला होता है कि जेनी अपने बैग से कुछ पेपर निकल के छन को दे देता है और कहता है कि इसमें साइन कर दो। छन तो यहाँ पे साइन करता ही नहीं, उल्टे ये पेपर फाड़ देता है। वो कहता है कि मुझे पहले जेनी से मिलना है, इसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ करूँगा, मुझे इससे माफ़ी मांगना है और उसे बात तक करना है। ये सारी चीज़ें सुनकर तो शिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, तो मिस्टर छन को कहने लगते हैं आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। जहाँ पे मिस्टर छन भड़क जाती है और कहने लगते हैं तुम तो कुछ कहो ही मत, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने बार बार मुझसे झूठ भी कहा है और साथ ही साथ जेनी के साथ ऐसे बर्ताव किया है, वो भी मेरे पीठ पीछे। तो इस बार तुमसे शादी करने के पहले मैं उसे मिलना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और सारी चीज़ें सॉर्ट भी करना चाहता हूँ। इसके बाद छन उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है जो सुन के वो रात में सो जाया करता है। ये सुनने के बाद जेनी तो सच्चाई सब बताने ही वाली थी मिस्टर चैन को, पर वहाँ पे तुरंत ही शीन बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे गिर जाती है। तो दूसरे पर हम देखते हैं मिस्टर चैन उसे लेके हॉस्पिटल आए होते, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और उनके साथ जेनी भी आया हुआ होता है हॉस्पिटल में। इसके बाद हम देखते हैं छन और जेनी एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे जेनी कहता है कि तुमने जेनी से ऐसा क्यों किया, तुमने तो कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं, ना ही तुमने अपनी वाइफ मानी उसे, ना ही एज अ वाइफ उसे कभी ट्रीट किया है तुमने। ये सारी चीज़ें सुन के तो चन को बहुत गुस्सा आ जाती है। उसके बाद उस लड़की की मतलब जेनी के हाथ खींचते खींचते वो बाहर लेके आती है, और बाहर ले आने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और क्यूरियोसिटी भी, क्योंकि ना जाने क्यों जेनी मेरे साथ कभी ये सारी चीज़ शेयर ही नहीं की। उसने कभी नहीं कहा कि जेनी के ऊपर लोगों का लोन है और उसे पैसे भी चुकाने हैं। अगर वो कभी भी ये चीज़ मुझसे बताती तो उसे कभी भी शीन के पीछे एटलीस्ट गाना नहीं गाना पड़ता। तो जेनी कहने लगती है कि तो मैंने तो तुम्हें पहले ही इस बारे में बात कहा, तुमने कभी उसको अपनी वाइफ माना ही नहीं, ना कि तुमने एज अ वाइफ उसे ट्रीट की, ना उसके साथ बैठ के 2 मिनट ठीक से बात की कि वो अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हें शेयर कर पाए, बता पाए अपनी चीज़ें। इसी वजह से उसे बेचारी को इतना कुछ यहाँ पे झेलना पड़ा है। इसके बाद मिस्टर छन कहते हैं कि जेनी के डैड ने हमेशा मेरे साथ दिया है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे उन्होंने मेरा साथ दिया था, और इस बार मैं जेनी का साथ देना चाहती हूँ और इससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ।
इसके बाद जेनी यहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर चैन उसके हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम मुझसे बता देना, मैं उसे तब तक डिवोर्स नहीं दूंगा जब तक मैं उसके सामने जाके माफ़ी ना मांग पाऊँ। तो ये सब बातें सुन के जेनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं शायद मिस्टर चैन के दिल में उसके लिए थोड़ा सा फीलिंग्स है, पर वो अपने मुँह से कन्फेस नहीं कर रहे। पर दूसरे मोमेंट पे उसे वो भी याद आता है कि कैसे मिस्टर चैन ने उसे पिक बुलाया था। इसके बाद वो ऐसे चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं शीन की आंखें खुल जाती हैं। चैन आके उस पर गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाने भी लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों किया, ये सारी बातें तुमने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे। यहाँ पे शीन कहने लगती है तुमने मुझसे वादा किया था मुझसे शादी करने के लिए, पर तुमने बिजनेस के काम के लिए तुमने जेनी से शादी कर ली और तुम मुझसे शादी तक नहीं कर पाए। मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लगा कि तुम कभी भी मेरे पास वापस नहीं आओगे, ना ही मुझसे शादी करोगे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो यहाँ पे मिस्टर चैन कहने लग जाता है मैं कैसे उस लड़की को भूल सकता हूँ जिसके रिकॉर्डिंग सुन के मैं हर रात चैन से सोता हूँ। तो इस इंसान में पता लगता है कि शीन ने मिस्टर चैन को पट्टी पर आके रखा है कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग शीन की ही है। तो शीन कहने लगती है भले ही अभी मेरा गला ख़राब हो चुका है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए कि मैं पहले जैसे फिर से गा पाऊँ। दूसरी तरफ जेनी अपने घर जा रही होती है जहाँ पे एक मास्क वाला आदमी आके उसे पीछे से धक्का मार देता है। उसके बाद जेनी नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो मास्क वाला आदमी कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पे एक मोटी सी लड़की को ढूंढ रही थी और मैं उसे किडनैप करने के लिए आई थी, पर वो नहीं मिला। तो ठीक है, तुम भी इस घर की लड़की हो लग रहा है, तो फिर मैं तुम्हें ही किडनैप करूँगा। और मैंने तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लेडी भी कभी नहीं देखी। ऐसे ही वो लड़का बार बार जेनी को तंग कर रहा होता है, जहाँ पे तुरंत यहाँ पे मिस्टर चैन आ जाते हैं और उसे मुक्का मार देता है एकदम जोरों वाला। यहाँ पे इसके बाद जेनी उसे पकड़ने के लिए कहता है, पर जेनी को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी नीचे गिरने की वजह से, जिस कारण से वो उसके पीछे नहीं जाता और मिस्टर चैन उसे लेके हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। जहाँ पे मिस्टर चैन जेनी से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जेनी भी कहती है कि मैं जेनी से मिलने आई हूँ, और कहती है कि मैं जेनी की फ्रेंड हूँ और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जेनी से क्या बात करना चाहते हो। जहाँ पे चैन कहने लगता है कि मैंने तो उसके मुँह से कभी भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि उसका कोई फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड के किसी के नाम तक नहीं सुना मैंने। जहाँ पे जेनी कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, तुमने कभी 2 मिनट बैठ के उसकी बात ही कभी नहीं सुनी। तुम्हें उसके बारे में और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे ही पता चलेगा कुछ भी। यहाँ पे फिर चैन कुछ भी नहीं कह पाता और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। इतने में वहाँ पे जेनी की डैड आने लगता है और जेनी को देख के वो आवाज़ भी लगाते हैं। पर जेनी यहाँ पे बातों को घुमाने के लिए कह देता है कि अंकल आपने अभी भी चश्मा नहीं पहना, आपको ठीक से नहीं दिख रहा कि मैं जेनी नहीं हूँ बल्कि जेनी की दोस्त हूँ। ऐसी बातों पे उसका डैड भी समझ जाता है कि क्या करना है। इसके बाद वो मिस्टर चैन के साथ बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर चैन उसके डैड को कहते हैं कि मैं डिवोर्स लेने के पहले उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो उसका डैड बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं मिस्टर चैन के ऊपर, और वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए तो अपने असिस्टेंट को पेपर्स लेके भेज दो, यहाँ पे तुम्हें बार बार आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर चैन कहने लगता है कि ये लेडी कौन है ये बताइए। जहाँ पे उसका डैड कहने लगता है कि जेनी और इस लेडी का जो भी रिश्ता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, और मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों ही बताऊँ, अभी से अभी यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर चैन कहता है कि जब तक मैं उससे ना मिल लूँ मैं इधर ही खड़ा रहूँगा। और जेनी और उसका डैड अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद वो जेनी से कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो इधर कब तक खड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आधी रात तक ही रुक पाएगा, उसके बाद तो उसे घर जाना ही पड़ेगा। और जेनी का डैड जेनी से पूछने लगते हैं कि आखिर उसको सारी सच्चाई तुमने बताई क्यों नहीं। जहाँ पे जेनी कहती है कि मैं डर गई थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी चेहरा और बॉडी बदल गया है इसलिए वो मुझे पसंद करे। मैं इससे ये जानना चाहती हूँ कि वो सच में पुरानी जेनी को पसंद करता है या फिर नहीं। यहाँ पे उसका डैड उसे समझाने लगता है और इनकरेज करने लगता है कि जेन को कभी भी किसी के बॉडी से कोई भी दिक्कत नहीं है, उसने कभी ये सब के बारे में सोचा ही नहीं। उसे तो असल में एक अच्छी सी आवाज़ चाहिए जिसके सुरीली आवाज़ से ये ठीक से सो पाए। इसी के साथ साथ उसका डैड उसे मोटिवेट भी करते जैसे कि वो सबको सामने जाके सबको सच बता पाए कि वही असल जेनी है।
और इस बात पे जेनी भी एग्री कर देती है और कहती है ठीक है, मैं जाके उसको सारी सच्चाई बता दूंगी चैन को, भले वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे। मैं मेरी साइड को क्लियर रख दूंगी उसके सामने और मैं शीन को और ज़्यादा झूठ नहीं कहने दूंगी। तो इसके बाद उसके डैड उसको एक इवेंट की इनविटेशन देते हैं और साथ में उसे ढेर सारा शॉपिंग करने के लिए भी कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवेंट के लिए वो शॉपिंग करने आई है एक शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे उसे एक वाइट कलर का गाउन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे ट्राई भी करने जाती है। दूसरी ओर वहाँ पे हम शिन को भी देखते हैं और साथ में उसके दोस्तों को भी, जो इवेंट में जाने के लिए अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढ रहे थे। तो उसको भी उस वाइट ड्रेस के ऊपर ही आग जाती है और वहाँ की एम्प्लॉय से पूछने लगती है। वो एम्प्लॉय भी कहता है कि ये तो पहले ही सोल्ड हो चुकी है और थोड़ी देर में वो वाइट ड्रेस पहन के ट्रायल रूम से जेनी बाहर निकल के आती है, जहाँ पे शीन का दोस्त जेनी को देख के तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगती है। पर यहाँ पे शीन उस स्टाफ से कहने लगती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, ये लड़की तो इसे अफोर्ड तक नहीं कर सकती है। पर यहाँ पे जेनी कहने लगती है कि मैं तो इसे बहुत आसानी से ये अफोर्ड कर सकती हूँ, पर क्या तुम कर सकते हो इसे अफोर्ड? जेनी कहने लगती है शीन को, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अभी इसके सारे पेमेंट क्लियर कर दो। इसके बाद शीन उस एम्प्लॉय को पेमेंट के लिए अपना कार्ड देती है, पर वो कार्ड रिफ्यूज़ हो जाता है। जिसके बाद जेनी कहती है ठीक है, कार्ड नहीं ले रहा है तो क्या हुआ, अपने बैंक से ही पेमेंट कर दो। और यहाँ पे बैंक से भी रिफ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे तो शीन की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और इसके बाद वो जेनी को कहने लगती है कि तुम इसे खरीद सकते हो, खरीद के बताना ज़रा। जहाँ पे जेनी कहने लगती है कि अभी तक तो तुम बड़े होशियारी मार रहे थे, अभी कहाँ गए? और तुरंत ही शीन के मोबाइल पे एक कॉल आया होता है, जो होता है उसके डैड की। जो कॉल उठाने के साथ साथ ही उसका डैड उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे शीन के दोस्त कहने लगते हैं कि इस स्टोर की सबसे ज़्यादा महंगी ड्रेस है ये, पूरे 10 ट्रिलियन की, जिसे एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर डिज़ाइन की है। शायद ये तुम्हारे बजट के बाहर हो। इस सब के बाद तो शीन की इमेज को काफ़ी ठेस पहुंची होती है। इसके बाद वो सीधा चैन को बुलाती है कॉल करके। चैन थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाती है और चैन को देख के जेनी हंसने लगती है। तो जेनी कहने लगती है क्या चैन के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती? चैन आने के साथ साथ ही स्टोर मैनेजर को कहने लग जाते हैं शीन को जो भी चाहिए सब कुछ उसे दिला दो। पर जेनी कहती है ये वाइट ड्रेस छोड़ के तुम सब कुछ उसे दिला सकते हो। जहाँ पे चैन कहने लगता है ठीक है, तुम ये वाइट ड्रेस ले लो, बदले में मुझे जेनी से मिलने दो, मुझे उसका पता दे दो। जहाँ पे जेनी कहती है क्या एक वाइट ड्रेस के बदले में तुम्हें मैं उसका पता दे दूँ? तुम इतना जेनी के पीछे क्यों पड़ गए हो? जहाँ पे जेन कहने लगता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे डिवोर्स के पहले उसे माफ़ी मांगना है। यहाँ पे अब जेनी कहने लगती है ठीक है, मुझे ये स्टोर ही चाहिए और स्टोर के सारे कपड़े भी। इसके बाद तो सीधा चैन की ईगो भी हार्ट हो जाता है और वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगता है कि कुछ भी कीमत में कैसे भी करके ये स्टोर को ख़रीद लो। अब तो शीन भी काफ़ी हैरान हो गई होती है और वो कहने लगती है कि इस बार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि तुम जेनी के लिए सब कुछ खरीदना चाहते हो। तो चैन कहने लगता है कि शीन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। अब शीन जेनी को कहने लगती है कि चलो तुम्हें तो पूरी स्टोर मिल रही है तो कम से कम मुझे ये ड्रेस दे दो। जहाँ पे जेनी कहती है इस ड्रेस के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। इतने में ही शीन उस एम्प्लॉय को ये वाइट ड्रेस पैक करने के लिए कहती है। इसके बाद एम्प्लॉय वो ड्रेस लेके आ जाती है और कहती है सॉरी, मैं आपके लिए ये पैक नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड है, मिस्टर लो ने इसे किसी और के लिए ख़रीद लिया है। जहाँ पे शीन के सारे दोस्त कहने लगते हैं कि शीन शायद ये तुम्हारे लिए ही होगा। जहाँ पे जेनी कहने लगती है नहीं, ये ड्रेस मेरे लिए है। तो इन दोनों के अंदर बहुत ही घमासान एक बेट शुरू हो जाती है कि यहाँ पे मिस्टर लियो जिसका भी नाम लेगा वो ये बेट जीत जाएगा और जो हार जाएगा उसे एक दूसरे के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। थोड़ी देर में वो एम्प्लॉय मिस जेनी के नाम लेती हैं, जहाँ पर शीन और उसके बाकी सारे दोस्त तो बहुत ही हैरान हो जाती हैं। तो शीन कहने लगती है कि ये तो गलत भी हो सकता है, तुम तो झूठ भी कह सकते हो। जहाँ पे जेनी सीधा मिस्टर लियो को कॉल लगा लेती है और सारे सब कुछ क्लियर हो जाता है क्योंकि मिस्टर लियो भी यहाँ पे जेनी का नाम लेते हैं। इसके बाद जेनी शीन को घुटने में आके माफ़ी मांगने के लिए कहती है, साथ ही साथ वो कैमरे पे रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसके बाद वो मना करते हुए भी ना चाहते हुए भी उसे
घुटना टेकना पड़ेगा। इस वजह से वो जब नीचे बैठने वाली थी तुरंत ही चैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि ये सब नाटक बंद करो और मुझे मेरी जेनी की पता दे दो। इसके बाद जेनी उस एम्प्लॉय को वो ड्रेस को पैक करने के लिए कहती है और मिस्टर छन से कहता है कि आप बहुत ही जल्द जेनी से मिलने वाले हो। और इतना ही कह के वो ड्रेस लेके वहाँ से चली जाती है और मिस्टर छन तो उसके पीछे पीछे जाना चाहते थे, पर शीन उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपने घर में होती है और उस ड्रेस को देख रही होती है। वहाँ पे तुरंत उसका डैड आ जाते हैं। वो आने के बाद जेनी से बात कर रही थी उस कार वाले नंबर के बारे में, मतलब जिस कार से जेनी की टक्कर हुई थी, जहाँ पे जेनी कहती है कि मुझे पता है कि ये काम किसने की है पर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। इसके अगले सीन में जब हम जेनी को जाते हुए देखते हैं तो वो मास्क वाला आदमी फिर से वहाँ पे आ जाती है और आ जाने के बाद सीधा तो जेनी को किडनैप ही कर लेती है। और इसके बाद वो जेनी को ले जाने के बाद शीन को कॉल करके सारी चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पे शीन कहती है कि उस लड़की के साथ एक जेनी नाम की मोटी सी लड़की भी होगी, तो दोनों को ही एक साथ दबोच लो। और इसके बाद दूसरे में हम देखते हैं कि मिस्टर छन के साथ शीन उस इवेंट में आई होती है जहाँ पे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और वो लोग कहने लगते हैं आपको क्या लगता है मिस शीन, आप क्या बेस्ट सिंगर के अवार्ड जीत पाओगे। तो यहाँ पे बड़े गुरूर के साथ शीन कहने लगती है कि आपको शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और आगे वाले सीट में बैठने वाले होते हैं कि वहाँ के स्टाफ उन्हें मना कर देते हैं और वह स्टाफ कहने लगते हैं कि मैम आपका सीट तो सेकंड रो में है, पर मिस्टर चैन को कहते हैं कि आप फर्स्ट रो में बैठ सकते हैं। यहाँ पे शीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और उस एम्प्लॉय से कहने लगती है कि मैं भी तो मिस्टर छन के साथ आई हूँ, तो फिर मैं सेकंड रो में क्यों बैठूँ। तो वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट VIP गेस्ट आने वाली है और ये सीट उनके लिए बुक हुई है, तो इस वजह से उनके सेफ्टी के लिए आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। और इसी की बात के अंदर ही उस हॉल में एंट्री होती है जेनी की और यहाँ पे जेनी होती है वो मेन VIP क्लाइंट। यहाँ पे एंटर करते ही सारे रिपोर्टर्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं उसकी ब्यूटी को देखकर और वो लोग तो मस्मराइज भी हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ देख के शीन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और छन को मन ही मन लग रहा है कि इस लड़की इतना जानी पहचानी मुझे क्यों लग रहा है। और इसी के टाइम पे हमें वो पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किडनैपर जेनी को एक बोरे में भर के रखा था, पर इस बोरे से निकलकर जेनी उसे पंच मार देती है और वहाँ से छूट जाती है। और इसके बाद वो सीधा इवेंट में आ जाती है। ये इस इवेंट में आके जेनी सीधा फर्स्ट रो में उसकी सीट में बैठ जाती है, पर यहाँ पे शीन को बहुत गुस्सा आ रही थी और वो बार बार उसे उठने के लिए कहती है, पर वो तो उधर बैठ ही रहती है और अपने बैग से उस इवेंट वाले इन्विटेशन को निकाल कर उस स्टाफ को दिखाने लगती है, जिससे उसको पता लग जाता है कि यही वो VIP है। यहाँ पे तो शीन उसे ब्लेम देने लग जाती है कि इसने किसी की कार्ड चुराई है। इसके बाद वो मिस्टर छन के कार्ड देखता है, पर उनका कार्ड तो अलग होता है। जेनी मिस्टर छन को पास बुलाती है और कहती है कि अगर पता चाहिए तो पास आ जाओ। पता लेने के लिए छन जब उसके पास जाते हैं तो शीन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे पास बुलाने लगती है, पर यहाँ पे मिस्टर छन कुछ सुनते ही नहीं, तो शीन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि तुमने किसी की कार्ड चुराई है, पहले तो आइडेंटिटी चुरा के वो ड्रेस चुरा ली मुझसे, और अब ये किसी और की कार्ड चुरा रहे हो तुम। ये सारी बातें सुन के तो वहाँ पे रहे सारे रिपोर्टर्स उल्टे सीधे बात करनी शुरू कर देते, क्योंकि यहाँ पे शीन बहुत देर से उल्टे सीधे बकी जा रही थी। वो स्टाफ अब कहने लगती है आप उनको ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती है, भले यहाँ पे किसी का नाम ना लिखा हो, पर यहाँ पे VIP इन्विटेशन में एक कोड होती है जो कि अप्रूव हो चुका है, तो फिर ये कार्ड फेक होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसके थोड़ी देर बाद हम शीन को चेंजिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे जेनी भी आ जाती है। इसके बाद उन दोनों के अंदर बातें होने लगती है, जहाँ पे जेनी बोलने लगती है तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है। और वो लोग इसके बाद उस ड्रेस के बारे में बात करने लगती है, वही बेड वाले वाइट ड्रेस के बारे में। और जेनी के जाने के बाद शीन तो उस ड्रेस को लाइटर से जला देती है और इतने आँख देख के सारे रिपोर्टर्स भी उधर आ जाते हैं और जेनी तो कैसे भी कैसे करके उस आग को पहले बुझाई, फिर वो ड्रेस की ये हालत देख के काफ़ी रोने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर छन भी आ जाते हैं और जेनी की आंखों में इतने पानी देख के, मतलब आंसू देख के, वो जेनी के बारे में याद करने लगती है।
वो सोचने लगता है कि आखिर ये औरत और जेनी सेम ही तो इंसान नहीं। जेनी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भड़क उठती है और शीन थोड़ी देर में छन को लेके यहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वो सब फिर से इवेंट में अपने सीट में बैठी हुई होती है और शीन काफ़ी खुश होती है ये सारे खुराफाती चीज़ें करके। अनाउंसर तुरंत ही अनाउंस करते हैं बेस्ट फीमेल लीड के अवार्ड के लिए। शीन को तो लग रहा था कि वो उसे ही मिलेगी और ये अवार्ड थी गाने के बेस्ट लिरिक्स लिखना और कंपटीशन करने का। और अनाउंसर तुरंत ही किसी और की नाम ले लेते हैं। ये सुन के तो सारे रिपोर्टर अपने आप में बात करने लगते हैं कि इसे तो हर साल ही नॉमिनेट किया जाता है और साथ ही साथ ये तो वर्ल्ड के बेस्ट राइटर भी हैं, तो मुझे लगता है कि उसे ये अवार्ड मिलेगी। तो ये सारी बातें सुन के शीन कहने लगती है कि बेटी तो बहुत ही लो इंसान है और वो तो इस इवेंट में आती भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस अवार्ड को जीतेगी। इसके साथ साथ वो अनाउंसर शीन की सारी सोच में पानी डाल देते हैं और कहते हैं कि इस बार की अवार्ड बेटी नहीं जीती है और आज वो इस इवेंट और स्टेज में भी प्रेजेंट है। और थोड़ी देर में बेटी स्टेज के ऊपर आ जाती है। उसे देख के तो शीन बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी, पर यहाँ पे जेनी वही वाइट ड्रेस जो जल गई थी उसे ही पहन के आई होती है। पर यहाँ पे सारे रिपोर्टर्स और आए हुए सारे गेस्ट उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि ये गंदा कपड़ा होने के बाद भी इसकी खूबसूरती ने इसको ढक दिया है। इसके बाद बेटी मतलब जेनी को यह अवार्ड मिल जाती है। तो यहाँ पे शीन तो काफ़ी भड़की हुई होती है और वो चिल्ला चिल्ला के सबको कह रही होती है कि ये लड़की फेक है। तो यहाँ पे जेनी अपनी आइडेंटिटी सबको विटी बताती है। ये सारी चीज़ देख के तो मिस्टर छन भी शीन को चुप रहने के लिए कहते हैं। अवार्ड लेके जेनी जब नीचे आती है तब शीन को पीछे जाके बैठने के लिए कहती है, जहाँ पे वो आर्गुमेंट शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पे ही बैठने वाली हूँ, तुम जाके पीछे बैठ जाओ। जहाँ पे वो स्टेप भी आने कहने लगती है, मैम आप पीछे बैठ जाइए। तो जेनी कहती है ठीक है बैठने दो, अगर ये इसे बैठना चाहता है इसी जगह पे, पर यहाँ से छन को उठा दो, वो जाके पीछे बैठ जाए। थोड़ी देर बाद एक और अवार्ड का अनाउंस होता है जो होता है बेस्ट परफॉर्मेंस का, और ये अवार्ड मिल जाती है शीन को। ऊपर जाके वो अवार्ड लेते लेते थैंक यू स्पीच दे रही होती है कि इतने में ही उसके पीछे बड़ी सी स्क्रीन में उसकी पुरानी वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ पे जेनी शीन से बात कर रही होती है और शीन यहाँ पे बोल रही होती है कि सबको कैसे ही पता लगेगा कि तुम मेरी पीठ पीछे गाड़ती हो, तुम अगर मिस्टर चैन को बता भी दोगे फिर भी कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें यकीन ही नहीं करेंगे, उल्टा तुमसे नफरत करने लगेगा। ये सारी वीडियो देखी तो वहाँ पे सारी बात करने लग जाते हैं और मिस्टर छन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और शीन को एकदम सुनाने लग जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा है और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती थी, मैंने हमेशा ये सब कुछ सहा है, साथ में तुम्हारी सारी गलतियों को भी माफ़ किया है, पर तुम्हें मेरी पीठ पीछे तुम ये सारी हरकतें करते हो, मेरी पीठ पीछे तुम मेरी वाइफ को ही बुली कर रहे हो, तुम लड़की इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। यहाँ पे तो शीन की बोलने की कुछ जगह ही नहीं होती है, वो छन को कुछ समझाने वाली होती है। वहाँ पे रिपोर्टर्स बात करने लग जाते हैं अब कि बेचारी जेनी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, हमने कितने बड़े बड़े बात की और हम लोगों को तो सच्चाई का पता भी नहीं था। छन को यहाँ पे इतना गुस्सा आता है कि वो उसका अवार्ड तक कैंसिल करवा देता है। तो अनाउंसर कहने लगता है कि ठीक है पर हमें इन्वेस्टर से बात करना पड़ेगा। तो छन कहने लगता है कि इस इवेंट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं ही हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि शीन का अभी क्या अभी ये अवार्ड कैंसिल कर दिया जाए। और इसके साथ साथ शीन का अवार्ड कैंसिल हो जाता है और इससे वो अवार्ड छीन भी लिया जाता है। इसके बाद शीन पूछने लगता है छन से, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना। पर यहाँ पे छन कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे हमेशा से ही जेनी पसंद थी। जहाँ पे इस बार शीन जेनी के मोटापे को लेके फिर से एक बार बुली करने लगते हैं। तो यहाँ पे छन कहने लगता है मुझे इससे कभी भी तकलीफ नहीं थी, ना कि उसकी बॉडी से ना उससे, उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। शीन को इस सब की बात इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा जेनी के पास चली जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहने लगती है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी लाइफ पूरा का पूरा स्पॉइल हो रहा है, तुम्हें शायद जेनी नहीं भेजा है मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। और साथ ही साथ वो कहती है कि ये ड्रेस तो मैं जला दी थी, तो तुम यहाँ पे ये क्यों पहन के आए। तो फिर अब जेनी कहने लगी, देखा आखिरकार गुस्से में आके तुम अपने गुनाह मान ही लिए
और तुम सबके सामने ही सच्चाई बता दी। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जेनी की बहुत ही ज़ोर से गला दबाने लगती है, जहाँ पे गार्ड्स तुरंत ही आ जाते हैं और उसे बाहर लेके जाने लगते हैं। पर जाते हुए भी शिन बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था मिस्टर चेन से कि आखिरी बार एक मौका देने के लिए, पर मिस्टर चेन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे ले जाने के लिए कह देते हैं, जहाँ पे शिन कहती है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना सीख लूँगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चेन कहने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम कभी भी जेनी नहीं बन सकती, और अभी के अभी अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद गार्ड शिन को लेकर चली जाती हैं। दूसरी ओर जेनी अपना गला पकड़ के सोच रही होती है, इस गला दबाने के लिए मैं पहले जैसा कभी भी और नहीं गा पाऊंगी। इसके बाद जेनी वहाँ से जा ही रही होती है, तो ये देख के मिस्टर चेन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और गुस्से में आके जेनी का पता पूछने लग जाते हैं। तब जेनी कहने लगती है कि आखिर तुम्हें तो उससे डिवोर्स ही लेना है, तो फिर मैं उसका पता तुम्हें बता ही क्यों। ये बात सुन के मिस्टर चेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेनी की गला दबाने लगता है, पर जब भी वो उसके आंखों में आंख डालते हैं तब उसे जेनी की याद आती है और वो समझ जाते हैं कि यही जेनी है। पर यहाँ पे जेनी कहती है कि जेनी बहुत पहले ही मर चुकी है। तो मिस्टर चेन फिर से कहने लगते हैं कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो तुम। इसके बाद मिस्टर चेन कहने लगता है कि जेनी के पैरों में एक बर्थ मार्क है, मुझे वो अभी के अभी देखना है, और इसके साथ साथ वो ज़बरदस्ती देखने की भी कोशिश करता है। फिर जेनी कहने लगती है कि उसका बर्ताव उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और इसी के साथ साथ मिस्टर चेन को वो थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि जेनी की तो पहली कार एक्सीडेंट हो चुकी है, वो मर चुकी है, क्या मिस्टर चेन को ये पता है। तो ये बात सुन के वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं। तभी जेनी भी कहने लगती है कि क्या आपको याद है जिस दिन आपने उसे पिक कहा था और वो गुस्से में घर से निकल गई थी। इसके साथ साथ पास्ट के वो सारे सीन रिपीट होने लगती है, जो सुन के चेन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। चेन यहाँ पे कहता है कि मैं तो उससे प्यार करने लगा था, जहाँ पे जेनी कहती है तुमने कभी भी उसे अपना प्यार का इज़हार किया ही नहीं। तो चेन कहने लगता है कि मुझे तो फिर क्या गलती है मेरी, वो जब तक मेरे पास थी मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, पर उसके जाने के बाद मुझे ये सारी बातों का एहसास हुआ। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बात करने लगते हैं, जहाँ पे जेनी कहने लगती है कि उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जहाँ पे तुम जेनी को डिवोर्स देने की बात करते शिन से और शादी करने की भी। तो तुम ही बताओ ना, एक लेडी जो अपने हस्बैंड के मुँह से डाइवोर्स देने की बात सुनते तो वो कैसे ही रहना चाहेंगे। यहाँ पे चेन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है अपनी कई बातों पर, वो इतना ज़्यादा रिग्रेट करता है कि वो रोने ही वाला होता है। फिर ये सारी बातें करके जेनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेन किसी को कॉल लगाने लगता है और वहाँ पे वीटी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, जहाँ पे वो कॉल वाला पर्सन कहता है कि वीटी तो एक बहुत ही फेमस राइटर है। तो वो कहने लगता है कि मुझे बस बोलने की बातें इन्फॉर्मेशन के नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उसके पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ये शक है कि वही मेरी वाइफ है। तो फिर तुम इन्फॉर्म करो मुझे जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके। इसके अगले सीन में हम जेनी को इसके घर में देखते हैं, जहाँ पे उसका पापा उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अवार्ड शो तो देखे हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। जहाँ पे जेनी पूछने लगती है कि क्या एक ऑर्डिनरी मैन एक मोटी लड़की से प्यार कर सकते हैं डैड। जहाँ पे उसका डैड कहता है नहीं, एक ऑर्डिनरी मैन तो नहीं कर सकता, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ज़रूर कर सकता है। और यहाँ पे अगर तुम चेन के बारे में बात करो तो उसे किसी की बॉडी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस लोगों की हार्ट और पर्सनैलिटी से मतलब है। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, जो देख के उसके डैड कहने लगते हैं कि चेन ने तुम्हें कुछ कहा है। तो जेनी कहने लगती है कि मैंने कोई भी सच्चाई उसे बता ही नहीं पाई, मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। यहाँ पे उसका डैड फिर से उसे मोटिवेट करने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में कोई बड़ा काम करने के पहले और काम करने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। कई बार हम चाह के भी वो काम नहीं कर सकते, पर सारे काम की एक सही समय भी होता है। तो फिर इस सब के बारे में ज़्यादा टेंशन मत करो, जब वो समय आएगा और तुम कंफर्टेबल रहोगी तुम अपने आप ही उसे सब कुछ बता दोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी चेन से मिलने गई होती है, क्योंकि चेन ने उसे बुलाया था। जहाँ पे जेनी जाने के बाद थोड़ी बहुत डरती है कि अगर चेन ने पूछा कि तुम जेनी के घर क्यों रहते तो फिर वो क्या ही बताएगी। अब चैन जेनी से कहने लगता है कि अगर जेनी सच में मुझसे मिलना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, क्या तुम प्लीज़ मेरे मैसेज उस तक पहुँचा दोगे। उसे कहना कि मैंने जो जो किया है मुझे उसके लिए रिग्रेट है, मैं सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उससे ही पसंद करता हूँ।
अगर वो चाहेगी तो फिर मैं मरने तक उसे सॉरी बोलता रहूँगा और साथ ही साथ हमेशा उसके लिए इंतज़ार करूँगा। और ये भी कहना कि मुझे उसके मोटापा, उसके फैट से कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे बस उसकी आवाज़ और उसके दिल के बारे में फ़िक्र है। यहाँ पे शन को पता होता है कि उसकी कैसे कार एक्सीडेंट हुई थी और कैसे उसके बाद उसने खुद को चेंज करने का ठान लिया था। और जेन को ये भी उनको कंफर्म पता होता है कि यही लड़की असल में उसकी जेनी है। और इन कन्वर्सेशन चलती हुई वहाँ पे तुरंत ही शीन आ जाती है और आके जेनी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी सारी चीज़ छीन ली मुझसे, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ना ही कोई काम के लिए मुझे ऑफ़र कर रहा है, ना ही कोई मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है। तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ी हूँ? जाके जेनी से कह दो कि मैं उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं आऊँगी। और इस बातों के साथ साथ वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि वहाँ पे चैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब शीन चैन से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं है? क्या मेरी इस सारी चीज़ों के लिए तुम्हें मुझ पे बुरा नहीं लग रहा है? जहाँ पे चैन कहने लगता है कि तुम्हारी हरकतों पर मुझे बुरा क्यों ही लगेगा, तुमने किसी की आइडेंटिटी छुपाई है, तुमने किसी को साथ में बुली भी किया है, तुमने मुझे इतना हद तक झूठ कहा है कि कोई अपने आप में ही खुद पे डाउट कर रहा है। मैं तुम्हारी जैसे लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद चैन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। शीन कई बार उसे समझाने का कोशिश तो करता है पर यहाँ पे चैन बिल्कुल भी नहीं समझता। इसके बाद चैन फिर से जेनी से बात करने लग जाता है और उनकी सारी बातें वो चुपके से सुन रही होती है शीन। और वो मनी मन सोचने लग जाती है कि आखिर चिन को ये लड़की तो पसंद नहीं आ गई। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद खुराफाती कुछ काम करने के लिए कह देता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जेनी अपनी बालकनी में बैठकर गिटार बजा रही होती है, जहाँ पे उसका डैड आके उसे कहता है कि चन तुम्हारे लिए नीचे इंतज़ार कर रहा है, क्या तुम चाहते हो मैं उसे भेज दूँ? जहाँ पे जेनी हाँ कर देती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसका डैड फिर से ऊपर आ जाता है और जेनी से कहने लगता है, तुम्हारी बातों पर मैंने उसे भेज तो दिया पर क्यों पता नहीं, जाते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था, शायद सीरियसली उसे कुछ हो गया हो। जेनी यहाँ पे अपने डैड को कहती है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कुछ भी हो जाए, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका डैड उसे आराम करते हुए छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद से तो जेनी एकदम सोच में पड़ जाती है। वो रात को सोने भी जाती है पर उसे नींद ही नहीं आती। इसके बाद वो असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर चैन को कुछ तो हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। थोड़ी देर में हम देखते जेनी उस तक पहुँच गया होता है, जहाँ पे जेनी को देख के चैन नाटक करने लगता है और ये कॉल और कोई नहीं बल्कि चैन की असिस्टेंट ने किया होता है। वो अब जेनी को बताने लगता है कि पता नहीं बॉस को क्या ही हो गया है, बहुत सीरियस कंडीशन है। थोड़ी देर में जेनी को पता लग जाता है कि चैन यहाँ पे नाटक कर रहा है, तो फिर वो उसे कहता है यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम था। उसके बाद वो उसे जाने लगता है पर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तो जेनी की आवाज़ सुन के रोज़ सोया करता था, तुम तो उसकी फ्रेंड हो ना, तो शायद मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी सो पाऊँ, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए कुछ गाओगे? यहाँ पे जेनी को बिल्कुल भी नहीं गाना था पर ना चाहते हुए भी गाना पड़ा जिससे कि अच्छे से सो पाए। उसके बाद जेनी गाना गाना शुरू कर देती है जिससे कि मिस्टर चैन बहुत ही आराम से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब वो उठते हैं नींद से, तब वो जेनी को आसपास नहीं देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन एक कॉन्फ्रेंस में आया होता है, जहाँ पे शीन भी होती है रिपोर्टर्स के साथ, और वो चैन को देख के जल्दी से उसके पास चले जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे जेनी भी आ जाती है, तो सारे लोग जेनी को ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे अनाउंस होने लग जाता है और वहाँ पे एक रेड ड्रेस पहनी हुई लेडी आती है अच्छन को और साथ में जेनी को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है, एक तो बिजनेस के लिए, दूसरा अवार्ड के लिए। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे शीन आ जाती है और सबके सामने कहने लगती है कि उसके पास प्रूफ है कि ये सारे गाने विटी ने नहीं लिखा है बल्कि जेनी ने लिखा है, और यहाँ पे विटी सबको फेक आइडेंटिटी बता रहा है। इसके बाद एक एक करके वो सारे पेपर्स फेंक देते हैं, जिससे सारे लोगों को सारी सच्चाई पता लगती है कि असल में ये सारे गाने जेनी ने लिखा है। उसके बाद वो चैन को कहने लगता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया है ना। तो चैन भी बहुत कूल तरीके से जवाब देता है कि इसे मैं क्या करूं। तो शीन एकदम से बौखला जाती है, कहने लगती है ये सारी चीज़ जब मेरे साथ हुआ तब तुम तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो तुम अभी बेटी के साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो? और ऊपर से क्या तुम्हें पता है बेटी और जेनी का फादर का अफेयर चल रहा है?
ये सारी बातें सुन के तो आसपास के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं। उतनी देर में वहाँ पे जेनी का फादर आ जाता है और वह आगे ही कहने लगते हैं कि वो मेरी बेटी है। पर शीन और भी भला बुरा कहने लग जाता है उसके फादर को। तो शीन उस रेड ड्रेस पहने वाली औरत को कहने लग जाती है कि आपको तो मुझ पे भरोसा है ना। तो वो रेड ड्रेस वाली औरत कहने लग जाती है कि तुम सच्चाई तो बताओ ही मत, मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो और तुम क्या क्या कर सकती हो, और ऐसे भी मैं उस बेटी की मॉम हूँ। तो वो एक एक करके सच्चाई बताने लगती है कि बहुत दिन पहले ही मेरा बेटी के पापा के साथ डिवोर्स हो गया था, पर मैं मेरी बेटी को पहचान नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकती। तो वो सब कुछ बता देती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक साथ डिनर कर रहे थे, जहाँ पे चैन आके जेनी को मनाने लगता है, पर यहाँ पे तभी भी जेनी नहीं मानती। ऐसे ही करके वो हर जगह जेनी के पीछा करता है और साथ ही साथ उसे मनाने की भी कोशिश करता है। पर एक दिन जेनी को पता लगता है कि उसके डैड की कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इस सब के पीछे चैन है। उसने उसके डैड की कंपनी में बहुत ज़्यादा मदद किया है। यहाँ पे अब उसके डैड और मम दोनों ही उसे समझाने लगते हैं। वो लोग समझाने लगते हैं कि चैन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर अब बिल्कुल बदल चुका है और वो खुद को और भी ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसे एक बार मौका तो देना ही चाहिए। ये सारी बातें सुन के जेनी कन्विंस्ड हो चुकी थी और इसके बाद वो चैन के घर चले जाता है और इसके घर जाने के बाद उसे हक कर लेती है, साथ ही साथ उसे सॉरी भी कहता है। यहाँ पे चैन भी उसकी सारी बातें बता देती है जेनी को और माफ़ी मांगने लग जाता है और वह ये भी कहने लग जाता है भले ही तुम पहले फैट थी पर कभी भी मैंने तुम्हें अगली नहीं कहा। इसके साथ साथ वो अपने लव को भी कन्फेस कर देता है और उस दिन मैंने जो भी सारी बातें तुमसे कही थी वो सारी गुस्से में निकल गई थी मेरे मुंह से। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनी तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और वो चैन से कहने लगती है ठीक है अब ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैं 3 महीना पहले तुम्हें टेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि तुम्हें डाइवोर्स देना है या फिर नहीं। और इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हैं और इसी के साथ साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही हैप्पीली एंड हो जाती है। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।